हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप अप। आई एम निहारिका सिसोदिया और आज की वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। प्रीवियस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने देखा है नेशनल इनकम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके अलावा हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी ने देखा था। ये हमारा 4th लेक्चर है इस सीरीज के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमारी रह रही थी उनमें से मैं आपको कुछ बता देती हूँ। डेट इज रिगार्डिंग द टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। हम लोग बेसिकली पूरा टैक्सेशन वाला जो पार्ट है उसको हम लोग पब्लिक फाइनेंस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट थिंग कि आपका टैक्स होता क्या है। कि कुछ कंपलसरी आपके क्या है चार्जेस हैं जो कि क्या होता है हर सिटीजन को पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। दो तरीके के आपके टैक्सेस होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इज योर इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो इंडिविजुअल्स या कंपनीज डायरेक्टली क्या करती है, गवर्नमेंट को पे करती है। जैसे कि हमारा इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये सब क्या हो गए, डायरेक्ट टैक्स हो गए। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहे हो, लेकिन एक इंटरमीडिएटरीज रहते हैं जो कलेक्ट करते हैं एंड देन वो गवर्नमेंट को पे करता है। जैसे कि हम लोग कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, ओके, तो उसके ऊपर हम लोग जीएसटी पे करते हैं। ठीक है, आप एक बिस्किट लेकर आए, उस पर आपने जीएसटी पे किया। ठीक है, तो आपने डायरेक्टली वो गवर्नमेंट को नहीं पे किया, आपने उसको क्या किया है, जिससे परचेज किया है आपने उसको पे किया, और वो क्या करेगा, सारा जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा। ओके, तो आपका बेस्ट एग्जाम्पल जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, डेट इज योर जीएसटी, एक्साइज ड्यूटीज, ये सब आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। ये पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बताया है बिकॉज जब हम लोगों ने नेशनल इनकम की कैलकुलेशन देखी थी तो वहां पर हम लोगों ने टैक्सेशन को देखा था। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं उसके अंदर उस टाइम पे हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस को कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, डायरेक्ट टैक्सेस को कंसिडर नहीं करने का मतलब ये है कि जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस को ही माइनस करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस ऑलरेडी गवर्नमेंट को मिलते हैं। ठीक है, किसकी तरफ से, इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट्स की तरफ से। और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, दो बार आप जब फैक्टर कॉस्ट पे हम लोग प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो तब भी इनडायरेक्ट टैक्सेस सारे इंक्लूड हो जाते हैं, देन लेटर ऑन हम लोग उसको फिर से इंक्लूड करते हैं। इसलिए उनको क्या किया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो रहते हैं उनको हम लोग डिडक्ट करते हैं हमारे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के टाइम पे। ओके, जस्ट फॉर दैट पर्पस मैंने ये पॉइंट यहाँ पर आपको बताया था। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। दैट इज आपका इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंपनी एक्स विल नेसेसरी हैव टू बी अकर इफ, कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री है, दैट इज कंट्री एक्स, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ होगी होगी अगर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। देयर इज अ टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, नहीं। देयर इज अ पॉपुलेशन ग्रोथ इन एक्स, नो। देयर इज अ कैपिटल फॉर्मेशन इन एक्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, बिकॉज कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से ही आपका क्या होगा, यानी कैपिटल फॉर्मेशन इज अ फैक्टर जो कि हम लोग कंसिडर करते हैं आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, जीडीपी, ये सब हम लोग रिलेटेड टॉपिक्स है जो हम लोग पहले कवर कर चुके हैं नेशनल इनकम के अंदर। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं आपको लिंक आई बटन में दे दूंगी। नाउ द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड ग्रॉस इन द, ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू, नेशनल इनकम क्या होता है, आपका सम टोटल होता है गुड्स एंड सर्विसेज का जो कि प्रोड्यूस हुआ है एक कंट्री के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ओके, now coming to the third question, when depreciation is deducted from GNP, अगर हम लोग depreciation को हटा दें GNP में से तो क्या आएगा। ओके, so what will the answer, the correct answer will be A, net national product। हमने क्या देखा था कि आपके ग्रॉस और नेशनल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ओके, ग्रॉस एंड नेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आपके डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है। now coming to the question number 4th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द राइट वन। ठीक है, कौन कौन से है। फर्स्ट, व्हाइल कैलकुलेटिंग जीएनपी, इनकम जनरेटेड बाय फॉरेनर्स इन अ कंट्री इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। जब हम जीएनपी को कैलकुलेट करते हैं तो फॉरेनर्स की जो इनकम जनरेट हुई है एक कंट्री के अंदर उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, दिस इज स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, व्हाइल कैलकुलेटिंग जीएनपी, इनकम जनरेटेड बाय नेशनल्स ऑफ अ कंट्री आउटसाइड द कंट्री इज टेकन इनटू अकाउंट। कि भाई जब हम लोग जीएनपी की कैलकुलेट करते हैं, जीएनपी कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग इंडियंस या ऐसे नेशनल्स की इनकम को भी हम लोग क्या कंसिडर करते हैं जो कि इंडिया से बाहर या कंट्री के बाहर, पर्टिकुलर कंट्री के बाहर काम कर रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट करेक्ट, क्योंकि हम लोगों ने देखा था
कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। डोमेस्टिक मतलब हमारी टेरिटरी, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर हो रहा हो, चाहे वो इंडियन हो, फॉरेनर हो, कुछ भी हो। लेकिन नेशनल प्रोडक्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, नेशन पे ध्यान देते हैं। तो यानी कि इंडियन पर्सन या इंडियन एंटिटी इंडिया में कर रही हो या बाहर कर रही हो, वो हमारी कैलकुलेशन में ऐड होता है। यानी कि जीएनपी में हम लोग क्या करते हैं, इनकम भी जनरेट अगर किसी ने नेशनल करी है जो कि पहले इंडिया से बाहर या किसी अदर कंट्री में भी काम कर रहा हो, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5th, नाउ द इनविजिबल हैंड इन इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू, इनविजिबल हैंड जो होता है ये फ्री मार्केट इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 पे, विथ रेफरेंस टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सही, करेक्ट। इन दो से रिलेटेड, जीडीपी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट इज, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग वन पीरियड, ठीक है, 1 ईयर पीरियड। सो स्टेटमेंट सही है, हमारा सम टोटल ही होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का एक इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। नाउ सेकंड इज, इट इज कैलकुलेटेड बाय, ठीक है, इसको कैलकुलेट किया जाता है बाय एडिंग प्राइवेट कंजम्पशन, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड ट्रेड बैलेंस। सो यस, दिस इज करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है। ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। Now coming to the question number 2nd. Now the gross national product is the GDP of a country aided with the income from abroad. आपका gross और national product के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मैंने बोला था income from abroad, जो फॉरेनर्स बाहर कमाकर, जो इंडियंस बाहर कमाकर आ रहे हैं, उनको भी हम लोग अगर कंसिडर कर ले तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, प्राइवेट रेमिटेंस, तो यस प्राइवेट रेमिटेंस इंक्लूड होता है। पार्टिसिपेशन इन द इंटरनेशनल गेम्स बाय इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, नो। And third is interest on external loans. That is correct. So your correct answer will be option number 3, 1 and 3. ये हम लोगों ने ऑप्शन में जब मैंने आपको बताया था कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या क्या कंसिडर होता है, उसमें मैंने बताया था 3 चीजें कंसिडर होती है, आपका प्राइवेट रेमिटेंस, इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स एंड ग्रांट्स, एंड थर्ड इज योर ट्रेड बैलेंस। ओके, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, विथ रेफरेंस टू द बेस ईयर ऑफ द नेशनल इनकम, बेस ईयर नेशनल इनकम की एक रिसेंटली कुछ चेंजेस आए हैं। First is, it is revised from 2004-5 to 2014-15. It is done with accordance with the recommendation of National Statistical Commission. दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 2 will be correct. ओके, ये नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के रिकमेंडेशंस पे हुआ था, क्योंकि इंडिया क्या है, आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसको मैच करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जैसे दूसरी कंट्रीज में जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग चलता है उसी को इंडिया फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। और अच्छा, ये जो रिवाइज डेट हुई है ये 2014-15 नहीं हुई है, 2011-12 हुई है। क्या हुई है आपकी 2011-12, आपका बेस ईयर 2004-5 से चेंज होकर अब 2011-12 कर दिया गया है। आता है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फैक्टर कॉस्ट इज द इनपुट कॉस्ट द प्रोड्यूसर हैज टू इंकर इन द प्रोसेस ऑफ producing something, and market cost is derived after adding the indirect taxes to the factor cost of the product. दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। फैक्टर कॉस्ट में सिर्फ हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं, लेकिन मार्केट कॉस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी कंसिडर करते हैं। Now coming to the text, 10th क्वेश्चन, फैक्टर इनकम इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फैक्टर इनकम सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है आपका किसका, प्रोडक्शन का। अब फैक्टर इनकम में क्या क्या इंक्लूड होगा, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड सब्सिडीज। इनमें से क्या क्या इंक्लूड होगा, आपका रेंट, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, ओके। सब्सिडीज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। सो योर करेक्ट आंसर विल बी 1, 2 एंड 3, क्योंकि हमारे मेजर या बेसिक प्रोडक्शन के फैक्टर्स कौन कौन से थे, लैंड, लेबर, ठीक है, लैंड, रेंट, लेबर्स या ओके, कैपिटल, ये सब क्या होते हैं आपके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एक फैक्टर के, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं ये, ठीक है। इसमें सब्सिडीज को इंक्लूड नहीं किया था, सब्सिडीज आर ग्रांट, ओके। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेशनल इनकम यहाँ पर खत्म हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स थी वो हम लोगों ने कवर कर ली हैं, कुछ छोटा मोटा रह जाता है तो उसको हम लोग लेटर ऑन कवर कर लेंगे। ये सारे रिविजन कोर्सेज हैं, तो इसमें हम लोग बहुत इन डेप्थ में नहीं देख रहे हैं, बिकॉज ऐसा कंसिडर किया जा रहा है कि बेसिक आपको नॉलेज तो होगा ही। नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी का, तो आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा, ओके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग लाइक बटन को जरूर क्लिक करिएगा, और अगर आप लोगों के कोई डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।